कर लेते एक बार। मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं तो पहले रिफ्रैक्शन क्या है वो याद करते हैं, ठीक है। इफ वी हैव टू मीडियम्स, वन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक है। जनरली इसके लिए एग्जांपल कौन सा लेते हैं? ग्लास स्लैब, एयर एंड ग्लास स्लैब, है ना। सो दिस इज एयर, ग्लास स्लैब। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी नो इट इज 1, ग्लास के लिए इट इज 1.5 और अराउंड दैट 1.5 1.6 होता है डिफरेंट ग्लासेस के लिए। बट एनीवेज दिस इज इन जनरल अ डेंसर मीडियम। ये क्या है? डेंसर मीडियम। और ये है रेयर मीडियम। ये हमने अजम्पशन कर लिया। एंड इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ रे, ये तो नॉर्मल हो गया। इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। अब क्या होगा देखो, यहां से यहां जाते हुए क्या होगा? विल इट गो स्ट्रेट? ऐसा स्ट्रेट जाएगा? नहीं, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और इट विल बेंड। बेंड बोलना गलत है, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। सही है? और ये जो रे है, इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद करो। पहला क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल थ्री लाइन सेम प्लेन। तीसरा n1 sin r equal to n2 sin r। ठीक है, ये तो कभी पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है मैंने। sin r अपॉन sin r इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, मीडियम 1 का n1, तो ये n2 अपॉन n1 इज sin r अपॉन sin r। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनता है क्या? ये वाला इक्वेशन। अपने बुक में इसको ऐसे दिया है, जनरल इक्वेशन θ1 θ2 कैन बी एनी एंगल, ठीक है। I और R हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए दिया है कि उल्टा भी ले जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, स्कूल से यही सीखते आ रहे हैं कि I है और ये R है। I रेयर में होता है, R टेंसर में होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ से भी तो रे जा सकता है। उस केस में ये वाला I होगा, ठीक है। I अपना I कैसे डिसाइड करोगे? जहां से रे आता है वहां पर वो I बनाएगा और जहां जाता है वहां पर वो R बनाएगा, ठीक है। रेयर हो, टेंसर हो, कुछ भी हो। मीडियम 1 इज मीडियम थ्रू व्हिच द रे इज गोइंग, जहां से रे जा रहा है। और फिर मीडियम 2 जहां पर वो जा रहा है, ठीक है। जिसमें से जाएगा वो मीडियम 1, जहां जाएगा वो मीडियम 2। ये पॉइंट्स याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी, दिस इज फॉर प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू सरफेस। ये दो सरफेस है और इसकी ये क्या है? प्लेन बाउंड्री है, ठीक है। और इस प्लेन बाउंड्री के केस में क्या होता है? हमने जो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ हमने डेरिवेशन किया था, थोड़ा सा याद है? होमवर्क दिया था मैंने इसका, किया तो नहीं होगा? किया है क्या? डेरिवेशन था रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का। अच्छा, ऐसा कुछ दिया है क्या? ठीक है, देखो वापस से याद करा देता हूँ। सपोज मेरे पास बीकर है या फिर ऐसा कंटेनर है जिसके बॉटम में हमने एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। जब पानी भर देंगे इसमें तो इस कॉइन का पोजीशन कैसा दिखेगा? सेम या थोड़ा ऊपर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका पोजीशन यहाँ दिखेगा। क्यों ऐसा होता है? कंसीडर दिस रे, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट रे। हमने अभी देखा एक्सपेरिमेंट में कि नॉर्मल रे सीधा ही जाएगा, ठीक है। दूसरा एक रे ले लेते हैं यहाँ से, ऐसा। ये कैसे जाएगा? दिस इज रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये कैसे जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इफ दिस इज नॉर्मल, ये ऐसे जाने वाला है। और अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं पीछे की तरफ, एक्सटेंड कर दूं, सो दिस विल बी द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा कॉइन है जो यहाँ रखा है वो यहाँ दिखने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दिस इज बेसिकली इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ दिख रहा है। ये जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज कॉल्ड रियल डेप्थ, एंड दिस डेप्थ, ये वाली, इज कॉल्ड
अपेरेंट डेप्थ, इनमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, डी रियल अपॉन डी अपेरेंट इज इक्वल टू एन, ये वाला डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडरिंग रेयर मीडियम टू बी वैक्यूम और एयर, इसको हमने वैक्यूम या एयर कंसीडर किया तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये और कोई मीडियम है तो अपॉन में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ये n2 हो गया, n2 नहीं बोल सकता, डेंसर डिवाइड बाय n रेयर, जनरल फॉर्मूला। अगर ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, जनरली एयर होता है, इसका 1 होता है, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला में से। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए कब एप्लीकेबल है, व्हेन द सरफेस इज फ्लैट। देखो दो मीडियम है, मीडियम के बीच का जो बाउंड्री है वो सरफेस कैसा है, फ्लैट है। अगर वो फ्लैट ना हो, इफ दैट सरफेस इज कर्व्ड लाइक दिस, अब सोचो क्या होगा, हमारा पॉइंट यहाँ पर है, अपना जो सरफेस है वो इस तरह का कुछ तो है, लेट अस से अभी पानी तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ग्लास ले लेते हैं, ग्लास स्लैब है जिसका टॉप सरफेस कर्व्ड है, कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम टॉप साइड। तो क्या इसका पोजीशन यहाँ पर आएगा, सेम फॉर्मूला यहाँ चलने वाला है, यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, देखो यहाँ एक्सप्लेन करूंगा आपको। सपोज दिस इज कर्व सरफेस, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर ये नहीं आता है, यहाँ पर तो नॉर्मल यही था, क्या यहाँ पर भी नॉर्मल यही होगा वर्टिकल? नहीं, यहाँ पर नॉर्मल ने अपना एंगल चेंज कर दिया, दिस विल बी द नॉर्मल, ऐसा कुछ तो होगा। वो कैसे डिसाइड होगा, ये जो कर्व सरफेस है उसका जहाँ पर भी सेंटर होगा, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो, रेडियस विल बी द नॉर्मल, है ना। सर्कल का जो रेडियस होता है वो उसके सरफेस पर नॉर्मल होता है, पता है ना सभी को। तो ये रेडियस से अगर स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो दैट विल बी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है। और इस केस में अलग तरीके से बेंड होगा एंड यू विल गेट डिफरेंट पोजीशन एज इमेज पोजीशन। और यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस इज डिफरेंट। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया या फिर ये सारा डिस्कशन जो किया, दिस वाज फॉर प्लेन सरफेस, इजी केस। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसीडर द कर्व सरफेस एंड वी विल टेक सिंगल स्फेरिकल सरफेस और उसको एक्सटेंड करेंगे बाद में दो सरफेस। अगर दो कर्व सरफेस है तो क्या बन जाएगा, इफ आई हैव वन कर्व सरफेस लाइक दिस, दूसरा कर्व सरफेस भी बन गया। अब क्या बन गया, ये कौन सा लेंस है, ऐसा कुछ तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है। अगर कर्व सरफेस मेरा कॉन्केव होता दोनों तरफ से तो कॉन्केव लेंस। सो बेसिकली हम लोग लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन से हम लोग लेंस की तरफ जा रहे हैं, ओके। सो हेडिंग दे दो नोटबुक में, रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व या फिर स्फेरिकल कर्व सरफेस, ठीक है। अब सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल में हम लोग कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कॉन्केव भी ले सकते हैं। अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से वी विल डिराइव फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्केव केसेस, ठीक है। अगर किसी को इच्छा है कि कॉन्केव के लिए कैसा डेरिवेशन आएगा खुद कर सकते हो। दूसरा, मैंने जो रेफरेंस बुक बताया था एसएलआर फिजिक्स, अपने पास पड़ा हुआ है लाइब्रेरी में, वो एक्सेस कर सकते हो, उसमें डेरिवेशन मिल जाएगा। कौन सी केस, कॉन्केव वाली, कॉन्वेक्स वाली हमारे सिलेबस में हम लोग करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ द केसेस, ठीक है। तो अब देखो इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको भी बनाना है। अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 168, वहां पर जो डायग्राम है सेम डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सभी को मेरे साथ ही बनाने का डायग्राम, स्टार्ट करो डायग्राम बनाना। मीडियम 1, मीडियम 2, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है वो कैसा है, इट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसे डिसाइड करिए ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, ऑब्जेक्ट की तरफ से देखना है आपको। ऑब्जेक्ट इधर है, आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट की साइड से, तो दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स। सो दिस इज सिंगल कर्व्ड कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल है मतलब ये स्फीयर का या सर्कल का पार्ट है, बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो बोर्ड पे बना है मैंने ऐसा सर्कल, रियलिटी में कैसा होगा, ऐसा कुछ राउंड, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। दिस इज ऑब्जेक्ट, वी हैव कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो रेस जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट से ऐसे निकलते हैं, डाइवर्जिंग रेस, ठीक है। ये अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक रे निकला ऐसा, ये वाला, ठीक है। यहां से इस पॉइंट पे आ गया, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए, सिंस द सरफेस इज स्फेरिकल, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का वो पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर है, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है तो ये उस स्फीयर का सेंटर है। एंड दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली, और इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल भी बन जाएगा। तो ये नॉर्मल भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? कैपिटल आर होगा। लेट अस से कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पीसी ये भी कैपिटल आर होगा और सीए ये भी कैपिटल आर होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट। अच्छा, ये एंगल जो है, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। एंगल अल्फा हमने अपने मन से लिया है, बुक में से कॉपी किया है, ये अल्फा इसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही ये रे यहाँ से इंसिडेंट होगा, इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। राज, द रे इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये कहाँ से कहाँ बेंड होगा? रेयर टू डेंसर जा रहा है, किस तरफ बेंड होगा? ये हमारा नॉर्मल है। अगर मीडियम नहीं हो, ये सरफेस नहीं होता तो ये सीधा जाता, लेकिन ये सरफेस है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने वाला है, ऐसा, ठीक है। कितना बेंड होगा दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने ये इसको बेंड किया तो ये कहाँ ना कहाँ जाके मिलने वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ मिल गया। अब एक रे गया ऐसा, आई पॉइंट पे जाके मिला, दूसरा रे स्ट्रेट गया, जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है वो रे कैसा जाता है? स्ट्रेट जाता है, अनडेविएटेड, तो ये स्ट्रेट गया, ये सेकंड रे, और दोनों रेस कहां पर मिल गए? आई पॉइंट पे। सो दिस आई पॉइंट इज इमेज ऑफ व्हाट? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इधर है, इमेज कहां बन रही है? यहां पर। अब इसमें क्या रिलेशन है वो हम लोग फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। जो पिछला हमने रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ देखा वो यहाँ नहीं चलने वाला, वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो हमें पता चलेगा आगे। अच्छा, और एक चीज, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मैंने जो डायग्राम बनाया वो काफी बड़ा बनाया है। रियलिटी में क्या होने वाला है? हमारा लेंस इतना साइज का होगा, ऑब्जेक्ट इतना साइज का होगा, उससे निकलने वाले रेस बहुत ही छोटे एंगल पे इंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल होने वाला है, दिस एंगल्स आर स्मॉल, अल्फा, दिस एंगल इज आर। आर कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ऑल दीस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, आई, आर, गैमा। गैमा कौन सा है? ये वाला एंगल है। एंगल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाला जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल गैमा है, ठीक है। ये इसको बीटा बोला है, किसको? नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल जो है उसको बीटा बोला है। एंड ऑल दीस एंगल्स आर स्मॉल, एंड व्हेन वी हैव स्मॉल एंगल्स, हमारे पास अगर स्मॉल एंगल्स है तो हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, व्हिच इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। पता है क्या किसी को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन? ये है ऐसा, sin of theta, if our angle theta is small, then we can write sin of theta equal to theta. This is called small angle approximation. Similarly, tan of theta is also nearly equal to theta. ये कब लगा सकते हैं? When the angles are small. You can verify this. कैसे verify करोगे? कैलकुलेटर ले लो, sin of 1 डिग्री डालो, आंसर 1 के करीब आएगा, sin of 2 डिग्री डालो, आंसर उसी के करीब आएगा, है ना। तो जो भी एंगल्स हैं अगर स्मॉल होंगे, लेट अस से sin of 0, sin of 0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। सो यू विल गेट दीस वैल्यूज क्लोज टू दैट साइन, है ना। sin of थीटा विल बी क्लोज टू थीटा, एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होगा बट लेस दैन 10 डिग्री ये काफी हद तक एग्री करता है। दिस इज नियरली इक्वल, है ना। नियरली इक्वल इसलिए मैंने ये वाला साइन दिया। अच्छा, और दूसरा एक कंडीशन है, ये जो एंगल्स है इनको डिग्री के बदले हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। एंगल का यूनिट क्या होने वाला है अभी? रेडियन यूनिट्स, है ना। 2 यूनिट्स होते हैं, एक डिग्री होता है, एक रेडियन। यहाँ पर एंगल की यूनिट्स रेडियन रहेंगे। उसका एक और रीजन क्या है? वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इफ दिस इज आर्क लेंथ s, if this is radius r, if this is angle theta, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? s equal to r theta, ये पता है? ये वाला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। arc length equal to radius into angle,
एंगल का यूनिट क्या होना चाहिए? रेडियन। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। डिग्री में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला आया ही रेडियन के डेफिनेशन पे से। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एंगल एंड इट्स मेजर लेसन, तो वहां पर रेडियन का डेफिनेशन दिया 1 रेडियन इज सो एंड सो, वो वहां से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो एनीवेज जब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ऑल दीस एंगल्स आर इन रेडियन, और दूसरी चीज स्मॉल एंगल है तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, sin of theta is equal to theta. You can verify this. कैलकुलेट हो रहता है, चेक करता है। स्मॉल एंगल के लिए वैलिड है, 10 डिग्री से ज़्यादा के लिए ये वैलिड नहीं है। बट एनीवेज यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एंगल्स छोटे होने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई हमारा जो डेरिवेशन है वो सही रहेगा। चलो अभी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले डायग्राम में देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन है। ये रे यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है, so this is angle of incidence I, this is angle of refraction R. यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लिया है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिया है। n1 इज एयर, तो ये 1 हो जाएगा, जनरली एयर ही होता है और एयर से ग्लास में जाता है, तो n2 जो है n2 को हम लोग n ले लेंगे। ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी हमारा डेरिवेशन आसान हो जाए, फाइनल फॉर्मूला आसान हो जाए, इसलिए हम लोग ये लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक असम्पशंस। सबसे पहले यूजिंग स्नेल्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। ठीक है, आपका फाइनल आंसर n1 n2 में है तो हम लोग n1 n2 ही करते हैं। ठीक है, ये भी करते हैं सिंपलिसिटी। फाइनल फॉर्मूला n1 n2 के फॉर्मेट में तो हम उसी फॉर्मेट में लाते हैं। ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा? n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। ये पता है सभी को? ये वाली सिचुएशन में लगेगा। ठीक है, अब डायग्राम में देखो I एंड R these are small angles। क्यों स्मॉल है? हमने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट छोटा है, सरफेस भी छोटा है, तो लाइट जो है वो बहुत ही कम एरिया में आने वाली है। ठीक है, और सारे डिस्टेंसेस फाइनाइट है। ठीक है, सो सिंस एंगल I एंगल R are small, these are small angles, we can write sin of I is nearly equal to I। sin of R लिखना नहीं है, शांति से देखो, पहले डेरिवेशन समझ लो। आपके नोट्स में पूरा डेरिवेशन कैसे लिखना है वो बताया हुआ है, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो हाउ टू राइट द डेरिवेशन। पहले समझो, sin of I is equal to I, sin of R equal to R। ये कब कर सकते हैं? फॉर स्मॉल एंगल्स। ठीक है, ये यहाँ डाल दो, क्या आ जाएगा? n1 I इक्वल टू n2 R। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अब यहाँ पर I और R में अगर हमें रिलेशन मिल गया, कुछ I और R के इक्वेशंस मिल गए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंसेस कितने होंगे u v और इनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, वी वांट टू फाइंड दैट रिलेशन। तो अभी डायग्राम में वापस से देखो, फ्रॉम फिगर अल्फा एंगल देखो, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल और उसके सामने वाला आर्क देखो, उसके सामने कौन सा आर्क बन रहा है? AP। अगेन स्मॉल एंगल है तो आर्क ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है व्हेन द एंगल इज स्मॉल। ठीक है, मैंने आपको बताया था फॉर स्मॉल एंगल अ कर्व लाइन कैन बी ट्रीटेड एज स्ट्रेट लाइन, है ना? तो कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन जैसा कोई फर्क नहीं रहता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू आर्क लेंथ AP डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? -u। हमने साइन कन्वेंशन के साथ लिया है, एक्चुअली ये लेना नहीं चाहिए बट हमने ले लिया है, अदरवाइज आगे मैं जब वो साइन कन्वेंशन दूसरा दूंगा तो आप लोग कर दोगे ये कहाँ से आ गया, तो यहीं पे ले लिया हमने। ठीक है, आर्क AP अपॉन u, -u क्यों लिया? बिकॉज ऑफ आर साइन कन्वेंशन, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज एंगल अल्फा। सिमिलरली एंगल बीटा क्या हो जाएगा? एंगल बीटा देखो डायग्राम में, आर AP अपॉन R, करेक्ट। राइट साइड में तो वो प्लस होगा, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ माइनस भी है। ठीक है, बुक में ये कुछ बुक्स में माइनस है, कुछ में प्लस है ना? ओके, दूसरा गैमा, गैमा एंगल बताओ। आर ए पी अपॉन बी, ये पूरा मिला के अपना इक्वेशन नंबर 3 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2।
ये सब मिला के, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, हमें एक थ्योरम पता है, स्कूल में पढ़ा है, थोड़ा सा याद करा देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता है क्या सभी को? इफ आई हैव ट्रायंगल लाइक दिस, ये एंगल ए, ये एंगल बी, और ये वाला जो एंगल है ये डी है, तो क्या रिलेशन है एबीडी में? a plus b equal to d। ये कौन सा थ्योरम है? रिमोट इंटीरियर एंगल भी जनरली बोलते हैं और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी बोलते हैं, यही है, हमने पढ़ा है ना स्कूल में, याद है सभी को? अच्छा, नहीं भी याद है तो पढ़ा तो लिया मैंने अभी, ठीक है। वहां देखो, ट्रायंगल AOC, एक बार देखने दो, हाँ AOC ट्रायंगल AOC देखो बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं? AOC अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू I, so I can write angle I equal to alpha plus beta, ठीक है? Yes. एक और ट्रायंगल देखो, ये वाला ACI, ट्रायंगल ACI, ट्रायंगल ACI देखो, R प्लस गैमा इक्वल, ये कंफ्यूजन नहीं करना है, R और ये गंदा जो लिखा है वो गैमा, R प्लस गैमा इक्वल टू बीटा। देखो यहाँ पर वापस से बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं समझा, ये ट्रायंगल देखना है, कौन सा? ACI, इंटीरियर एंगल से R, ये गैमा और ये R, इंटीरियर एंगल से R एंड गैमा, एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, सही है ना? तो R प्लस गैमा इक्वल टू बीटा लिख दिया। एक सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? देखो तो सही जरा, बुक में मत देखो, इधर देखो, सही है ना? ओके, आगे क्या करेंगे अभी? ये R, इस पे से R आ जाएगा, R इक्वल टू क्या आ जाएगा? और क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों वैल्यूज इधर पुट करेंगे, है ना, 1 में। ये इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 and 3, मैं थोड़े से स्टेप्स बढ़ा के लिख रहा हूँ, अदरवाइज तीनों को कंबाइन कर सकते हैं साथ में, ठीक है, थोड़ा लंबा करता है। N1 I की जगह क्या डालना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू N2 R की जगह बीटा माइनस गैमा। अगली स्टेप में क्या करेंगे? अल्फा बीटा गैमा की वैल्यूज है, वी विल पुट ऑल दिस वैल्यू हियर। सो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है? 2 का वैल्यू अभी कॉपी करेंगे। चलो, N1 अल्फा की जगह क्या डालेंगे? R अपॉन माइनस यू, प्लस बीटा की जगह AP अपॉन R इक्वल टू, उस तरफ जगह नहीं, N2 बीटा की जगह R AP अपॉन R माइनस गैमा की जगह R AP अपॉन V। यहाँ तक समझाएंगे? देखो, देख लो सभी लोग ध्यान से, यहाँ तक के स्टेप्स में कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़े। दिख रहा है क्या? R के पी क्या करते हैं? कट कर देते, कॉमन लेके कट कर देंगे, तो वो नहीं करते अभी। तो बचेगा क्या? देखो, N1 अपॉन माइनस यू प्लस N2 अपॉन R, तो मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, N1 अपॉन R माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V। स्टेप देखो, N1, ये R कट चुका है, वो भूल जाओ, N1 अपॉन माइनस U, ठीक है, और N1 अपॉन R, तो ये मैंने पहले लिखा, N1 अपॉन R माइनस ये वाला आ जाएगा N1 अपॉन U, उस तरफ क्या बचेगा? N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V। R AP कट चुका है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, R वाले एक तरफ कर दे तो क्या आता है? देखो, इसको इधर ले लो, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये बन गया अपना डेरिवेशन कंप्लीट। लास्ट स्टेप देखो क्या किया मैंने, N1 अपॉन R को उधर शिफ्ट किया तो वो माइनस हो जाएगा, N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R, अपॉन में R कॉमन है, कॉमन ले लिया, N2 माइनस N1 बचेगा। ये वाली टर्म N2 अपॉन V माइनस है, उस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा,
और ये वाली नेगेटिव एज इट इज लिखी है मैंने। तो आगे ये अपना फाइनल रिलेशन है। फाइनल रिलेशन क्या बता रहा है? रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में ये रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ सोच सकते हो। दिस इज इमेज पोजीशन, दिस इज ऑब्जेक्ट पोजीशन, और इनमें ये ऐसा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। इट इज नॉट सेम एज व्हाट वी हैव डिराइव्ड प्रीवियसली, है ना। अगर n1 1 भी ले लो और n2 n भी ले लो, सो दिस विल बी n by v minus 1 by u equal to n minus 1 by r। उस केस में भी पिछला वाला रिलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पर और देखने लायक है, ये n2 क्या है, कौन सा मीडियम है? यहाँ देखो जरा, जिसमें ऑब्जेक्ट है या इमेज है? तो इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय इमेज का डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू दोनों का माइनस अपॉन आर। इसको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखोगे? इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू दोनों का माइनस अपॉन आर। अच्छा, ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड है सब केस में, तो ये सब केस में वैलिड है। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव सरफेस, द फॉर्मूला इज स्टिल वैलिड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कहीं तो साइन कन्वेंशन यूज कर लिया था, तो ये फॉर्मूला में हम लोग हर केस में लगा सकते हैं क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज कर लिया है। सो कॉन्केव के केस में इफ यू वर्क आउट सेम प्रोसीजर से यू विल गेट द सेम रिलेशन। कॉन्केव के केस में इमेज कहाँ बनेगी बताओ? ये सरफेस ऐसा हो जाएगा, रे ऐसा गया तो अंदर जाने के बाद रे दूर निकल जाएगा, है ना। इफ दिस इज कॉन्केव, और इमेज कहाँ बनेगी? इधर ही बनेगी, इसी तरफ बनेगी। ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज यहाँ कहीं तो बनेगी, ठीक है। अगेन वर्चुअल इमेज, यहाँ ये रियल इमेज बन रही है, वहाँ वर्चुअल बनेगी। दिस इज रियल इमेज, कॉन्केव के केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, बट स्टिल द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। देखना है तो मैंने रेफरेंस बुक बताया है, उसमें से आप चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पर जो फॉर्मूला है क्या कॉन्केव के लिए वही फॉर्मूला वैलिड है या नहीं, ठीक है। चलो रुकते हैं, लिख लो डेरिवेशन पूरा। एक स्फीयर दिया है, स्फेरिकल पेपर वेट, थोड़ा बहुत है दिया है। अ ग्लास पेपर वेट, ग्लास मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दिया भी है हम लोगों ने। ग्लास पेपर वेट ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, लेट अस से दिस इज सेंटर, सेंटर का नाम है सी, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अ ग्लास पेपर वेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 of radius 3 centimeter has a tiny air bubble trapped inside it। इसके अंदर एयर बबल है। Closest distance of the bubble from the surface is 2 centimeter। सरफेस से 2 सेंटीमीटर दूरी पे एक बबल, एयर बबल ट्रैप हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? ये पॉइंट O है, ये डिस्टेंस है कितना? 2 सेंटीमीटर। थोड़ा इधर शिफ्ट करना चाहिए था, ठीक है। ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ऑब्वियसली ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। ये 3 है, ये 3 है, तो ये 2, तो ये 1, है ना। Where will it appear when seen from the other end? इस तरफ से अगर आप देखोगे, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो ये कहाँ दिखेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या किया? अच्छा, तो अभी अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर? जस्ट हमने जो पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था याद है? इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लिखते हैं इक्वल टू दोनों का माइनस, अगर ये n2 और इसका n1 बोला है तो अपॉन आर, ठीक है। ये n1 n2 का नाम चेंज हो सकता है, ये n1 और ये भी n2 हो सकता है। हमें क्या याद रखना है? इमेज मीडियम, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दोनों का माइनस अपॉन आर। एग्जांपल में आता है, पहले तो ये देखो,
कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब अपने ऊपर है किसको n1 बोलना है किसको n2 बोलना है, ये अपना चॉइस है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखता है। फॉर्मूला क्या है, वही है इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू दोनों का माइनस अपॉन आर। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, इसके अंदर, तो इसको मैं क्या ले लूँगा n1, यहाँ पर हम लेंगे हियर, कहाँ लिखे, इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ लिखेंगे n1 क्या ले रहा हूँ मैं, लेट n1 इक्वल टू 1.5। ये कैसे मैंने डिसाइड कर लिया n1 1.5 है, n2 क्यों नहीं, n1 ही क्यों, इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, हम देख रहे हैं यहाँ से तो सारे डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर होंगे और ऑब्जेक्ट मेरा इस मीडियम में है, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग n1 लिख लेंगे अपने मन से, ठीक है। ये अपना नोटेशन है, मैं इसको n2 भी लिख सकता था, इसको n2 इसको n1 लिखता तो n1 माइनस n2 इधर आता। स्टिल ये वाले मीडियम की वैल्यू 1.5 होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वो नाम कुछ भी दो आप, इट इज योर चॉइस, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना u -4 सेंटीमीटर। व्हाई इट इज -4, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट लिया, दिस इज पोल ऑफ लेंस या मिरर जो भी बोलना है, दिस इज पोल p, यहाँ से डिस्टेंस -4 है। सो लेट अस से u इक्वल टू कहाँ कितना है, -4 सेंटीमीटर। ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर लिखो, नहीं क्यों नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको कोई यूनिट नहीं होता है। सो n1 1.5, n2 कितना है 1। उन्होंने नहीं दिया ना कि ये पेपर वेट कहाँ रखा है, तो ऑब्वियसली पेपर वेट स्पेस में ही रखा होगा जहाँ पर आजू बाजू एयर होगी, तो ये एयर है इसलिए हमने n1 n2 अपने आप 1 ले लिया अपने मन से, ठीक है। v कहाँ बनेगा हमें नहीं पता है, प्रैक्टिकली वी डोंट नो v अंदर बनेगा या बाहर बनेगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग n2 सेकंड मीडियम एज 1, हमें नहीं पता है। पहले ही पता होता तो फिर सॉल्व क्यों करते हैं ना, इसलिए हमें नहीं पता है, सो वी आर पुटिंग n2 इक्वल टू 1। क्लियर है। n2 अगर 1.5 ही रख देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में 0 आने वाला है, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग n2 इज 1। v कितना है, v की वैल्यू पता है क्या हमें, क्या हमें v फाइंड करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है, वेयर द बबल विल अपीयर, मतलब वो कहाँ दिखेगा, इसका मतलब हमें v फाइंड करना है। व्हाट इज r, व्हाट इज r 3 सेंटीमीटर -3 या +3, क्यों -3 ले लिया, +3 क्यों नहीं, रेफरेंस कौन सा है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये मेरा रेफरेंस, इधर से देख लो तो ये रेफरेंस होता है ना, यहाँ से देख रहे हैं ना तो ये रेफरेंस है, ठीक है। और इससे डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट साइड में है, सो इट इज -, यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n2 कितना है 1 अपॉन v नहीं पता माइनस n1 1.5 अपॉन u कितना है -4 ब्रैकेट में लिखो माइनस, इसमें दोनों का माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1.5 अपॉन -3 वापस से ब्रैकेट में लिखो। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से, क्या आ रहा है आंसर बताओ। 1/v प्लस 1.5 अपॉन 4 इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा कितना 0.5 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है, ये माइनस है और ये भी माइनस हो प्लस हो जाएगा। अब क्या बचा 1/v इक्वल टू 0.5 को मैं 1/2 लिख रहा हूँ, 0.5 को 1/2 लिखते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे, -1.5 को लिखेंगे 15/10, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 40, 1/6 माइनस 15/40। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सो ये हो जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, चलो ये हो जाएगा 40 माइनस 90/10
240 देखो तो सही है, और ये हो जाएगा कितना 0 0 गया, v इक्वल टू -24/5, ये कितना आ रहा है 4.8 समथिंग, -4.8 या 4.9, 4.8 आएगा, 4.8 सेंटीमीटर। देखो आंसर सही है क्या? माइनस आ रहा है, आंसर माइनस का मतलब क्या है? Inside the इमेज इधर बन रही है। अब फिर भी कंफ्यूजन नहीं करना है, हमें अब पता है कि इमेज इधर बन रही है, फिर भी हमने n2 तो बन ही लिया है, क्योंकि हमें तब तो नहीं पता था, इसलिए हमने वो n2 बन लिया है ना। n2 हम लोग 1.5 दोनों 1.5 ले लेंगे तो इधर ही 0 हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इधर ही 0 हो गया तो क्या मिलेगा? लिखो डायग्राम देखो कैसा आएगा। वी विल अगेन कंसीडर कॉन्वेक्स लेंस, आसान है समझने के लिए इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स ले रहे हैं, डायग्राम्स भी आसान हो जाए इसके। सेम फॉर्मूला जो हम लोग इसमें से डिराइव करेंगे, अगर फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन यूज कर लिया जो कि हमने पिछले फॉर्मूला में यूज किया है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला कॉनकेव के लिए भी करेक्ट रहेगा, बाय कॉन्वेक्स होगा तो भी करेक्ट, प्लेनो कॉन्वेक्स होगा तो भी करेक्ट। तो एक ही फॉर्मूला सभी केस में चलने वाला है, ऐसा ही फॉर्मूला बनाएंगे जो सब केस में चलेगा, ठीक है। तो ये लेंस बनाया मैंने, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कैसा लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मेरे साथ डायग्राम बनाओ, टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, पेज नंबर कौन सा हो? 170 पे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर बनाओ। ये इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक रे जाएगा सीधा, एक ऐसा जाएगा। When this ray enters from rarer medium to denser medium, ये सरफेस 1 है, it will undergo refraction, तो ये रे बेंड होने वाला है। याद करो आपने स्कूल में कभी ऐसा नहीं किया है, स्कूल में आपने कैसे दिखाया था? ये लेंस, ये रे गया इधर बीच में से, वो बेंड हो गया, ऐसे चला गया। क्या ये सच्चाई है? ये झूठ है। सच क्या है? ये सच्चाई है। यहाँ पर क्या होगा? वापस से बेंड होगा, किस तरफ बेंड होगा? कहाँ बेंड होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल, और वो नॉर्मल ऐसा कुछ तो आएगा, और एंड दैट्स व्हाई ऐसा बेंड होगा। अब बताओ फिर नॉर्मल जो होता है वो रेडियस होता है कर्व सरफेस के केस में। इसका रेडियस कैसा आएगा देखो, इस तरफ, और नॉर्मल अगर देखोगे इस सरफेस के लिए तो ऐसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। इस सरफेस के लिए नॉर्मल ऐसा आएगा, नॉर्मल अलग अलग आएंगे दोनों सरफेस के लिए। these are two curved surface, surface 1, surface 2, ठीक है। So that is double refraction in this case, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, हर लेंस में से दो बार रिफ्रैक्शन होता है। हमने स्कूल में जो पढ़ा था वो सब कुछ झूठ पढ़ा था, अभी सच्चाई पढ़ रहे है ना। 10वीं हो गई और बाद में पता चला जो भी पढ़ा वो तो गलत पढ़ा। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा? This distance is u plus या minus? Minus. All distances are measured from optic center. This is origin, ठीक है, ये y axis होगा। Anyways अपने काम करेंगे। Optic center, actually it is optic center, not origin. और optic center को हम लोग origin लेते हैं, ठीक है। Final image कौन सी है? ये या ये? ये final है। So final image का distance V, तो इसका क्या काम है? वो बताऊंगा। इसका हम लोग डिस्टेंस लेंगे V डैश। एक और अप्रोक्सीमेशन सुनो, जब
ये रे आ रहा है, रिफ्रैक्शन जब सरफेस 1 पे हो रहा है तो हमारे लिए ये पॉइंट पोल होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पोल। और सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करना चाहिए जब सरफेस 1 की बात हो रही है। जब सरफेस 2 की बात हो रही है तो रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे, इधर से। बट अगेन वी आर कंसीडरिंग थिन लेंस, थिन लेंस। और थिन लेंस के केस में हम लोग ऐसा अजम्पशन कर लेंगे कि ये डिस्टेंस मतलब कि O से O का, ये तो गड़बड़ हो गई, इसको कुछ नाम दूसरा देते हैं, P दे देते हैं, OP डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये बराबर है, ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो रियलिटी में यहाँ पर एक और अप्रोक्सीमेशन छुपा हुआ है। क्या अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया, हम डिस्टेंसेस एक्चुअली यहाँ से करना चाहिए जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट हम लोग P से डिस्टेंसेस सारे मेजर कर रहे हैं, बीच में से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से, ठीक है। क्लियर है? तो क्या अजम्पशन कर रहे हैं और क्यों हमारा अजम्पशन वैलिड है? थिन लेंसेस के लिए ये डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में होने वाले हैं, U, V, V डैश, जबकि ये जो थिकनेस है वो मुश्किल से मिलीमीटर्स में होगा, है ना। मेरा जो लेंस है, ये चश्मे का लेंस, इसका थिकनेस बहुत कम है ना, एंड दैट्स व्हाई वी कैन डू दिस। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये मुश्किल से 10.1 होगा, तो ठीक है, 0.1 मिलीमीटर का अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, दैट इज ओके फॉर नाउ, है ना। तो याद रखना, हमने यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन किया है, बुक में लिखा नहीं है, हर जगह आपको बताएंगे नहीं कि ये ऐसा किया है, आपको पता होना चाहिए कि सिंस वी आर इन फिजिक्स वी शुड नो हम कहाँ क्या कर रहे हैं। जोड़, अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या कर रहे हैं, जोड़ तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिजिक्स को इजी बनाने के लिए, ठीक है। चलो अभी रे कैसे जाएगा देखो, कंसीडर सरफेस 1 इज अ कर्व्ड और spherical boundary that separates rarer medium and denser medium. So यहाँ पर होगा refraction at curved surface. फॉर्मूला याद करो, क्या बताया refraction at curved surface? Image medium upon image distance minus object medium upon object distance equal to दोनों का माइनस अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस दो सरफेस है तो दो रेडियस आएंगे। लेट अस से ये वाला जो सरफेस है इसका स्फीयर मेरा किस तरफ होने वाला है, इमेजिन करो, तो उसका रेडियस होगा r1, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते नीचे, लेट r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1 S1, ठीक है। r2 क्या होगा, ऑफ सरफेस 2, ठीक है। r2 किस तरफ होगा, ऐसा लेफ्ट साइड, r1 किस तरफ होगा, साइन कन्वेंशन लेंगे तो किसको प्लस किसको माइनस, हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस तरफ वाला जो रेडियस है वो पॉजिटिव, इस तरफ वाला नेगेटिव लेना है अपने को, है ना। ये यहाँ पर लिख दिया है, डेरिवेशन में लिखे, ठीक है। और क्या है, अच्छा तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड इफ दिस सरफेस वाज नॉट प्रेजेंट, सपोज एक ही सरफेस प्रेजेंट है, ये है ही नहीं, सो व्हाट विल हैपन, दिस रे विल गो स्ट्रेट एंड इट विल मीट दिस रे एट पॉइंट I डैश। सो अगर ये सरफेस 2 नहीं होता तो हमारी इमेज I डैश बनती, ठीक है। और वो कौन से मीडियम में बनती, वो इसमें बनती, लेट अस से मीडियम 1 जो कि एयर होता है, और ये मीडियम 2 जो कि जनरली ग्लास होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लेंगे, ठीक है। अगेन अपने बुक में अगर 1 2 लिया होगा तो 1 2 लेंगे, या फिर n1 into लिया होगा तो n1 into, या फिर 1 और n लिया होगा तो 1 और n लेंगे, ठीक है। बुक के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जनरली हमारा जो डेंसर मीडियम जो लेंस होता है वो कांच का ही होता है ना, और जो सराउंडिंग में उसको रखते हैं वो एयर ही होता है जनरल केसेस में, ज्यादातर केसेस में, एंड दैट्स व्हाई इसको मैंने 1 और इसको n ले लिया। अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो मेरी इमेज I डैश कहाँ बनती, कौन से मीडियम में बनती, इमेज I डैश कहाँ बनती,
मीडियम 1 में या मीडियम 2 में? सोच लो, सोच लो, मीडियम 2 या मीडियम 1? ऑब्जेक्ट कहाँ है? मीडियम 1 में। ऑब्जेक्ट का ये रह गया, यहाँ सरफेस 1 है, सरफेस 2 नहीं है। सरफेस 1 से आगे पूरा मीडियम 2 है। ये रे बेंड होके चला गया यहाँ पर, ये इमेज बन गई। कौन सा मीडियम है? मीडियम 2 है। अगर सरफेस 2 नहीं होता तो मीडियम 2 ही होता पूरा यहाँ से आगे तक, ठीक है। और ये इमेज आई डैश बनती मीडियम 2 में। क्लियर है? दिस विल बी वर्चुअल इमेज, क्योंकि रियलिटी में ऐसी इमेज नहीं बनने वाली, हमें पता है। सो आई डैश विल बी वर्चुअल इमेज प्रेजेंट इन मीडियम 2। अब जब हम लोग सरफेस 2 कंसीडर करेंगे, लुक एट सरफेस 2। सरफेस 2 पे आने वाला रे कौन सा है? ये कहां से आ रहा है? ये और ये दो रेज है। सरफेस 2 पे आने वाले दो रेज ये और ये है। ये रेज कहां से आ रहे हैं? मीडियम 2 में से आ रहे हैं, ठीक है। इनको कहाँ रीलोकेट कर सकते हैं हम लोग? ये कहां से आ रहे हैं, ये कैसे बता सकते हैं? हमें ये दोनों रेज को मीट कराना पड़ेगा। पीछे मीट नहीं हो सकते। कहाँ मीट होंगे? आगे आई डैश पे। मतलब रियलिटी में मीट नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये मीट करेंगे। सिंस ये इंसिडेंट रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट के रेज होंगे, और ये अपीयर टू मीट है, रियल में मीट नहीं कर रहे हैं। सो दिस ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। आई डैश विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। अब यहाँ पर कंसेप्ट कौन सा आ गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब तक हमने वर्चुअल इमेज पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों? रेज आ रहे हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट से आते हैं, इसलिए ये आने वाले दोनों रेज को हम लोग ऑब्जेक्ट के रेज बोलेंगे। अब सिंस ये कि इनको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये कहीं पे मिलने वाले नहीं है, तो मुझे इसको वर्चुअली एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मीट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, सच में मीट नहीं कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दिस आई डैश इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। क्लियर? अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? तो देखो, सरफेस 2 से रे बेंड होंगे, अब ये रियल इमेज बनेगी। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज बन गई रियल, रियल ऑब्जेक्ट इमेज बनी थी वर्चुअल। ये पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता, ये केस में हो रहा है, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये रूल नहीं है, यहाँ पर हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल कंसीडर रिफ्रैक्शन एट ईच सरफेस वन बाय वन, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट राइट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट सरफेस। फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, S1 मतलब सरफेस 1, क्या इक्वेशंस आएंगे? अपना इक्वेशन याद करो। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस क्या था फॉर्मूला? इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। पहले तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर कहां पर है? कौन से मीडियम में है? ऑब्जेक्ट इज इन मीडियम 1, ठीक है। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लो, n1 की वैल्यू 1 और n2 की n ली है क्या हम लोगों ने? देख लो कन्वेंशन क्या यूज किया है, यही है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज इन मीडियम 1 एंड देयरफॉर n1 इक्वल टू 1 ले लेंगे, कंसीडरिंग द सराउंडिंग स्पेस इज एयर या फिर वैक्यूम। इमेज कहां बन रही है? मीडियम 2, सरफेस 1 है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहां बन रही है? ये, which is virtual image in medium 2. So ये है image in medium 2, मतलब n2 equal to n ले रहे हैं। This is actually virtual image. Virtual क्यों? मैंने रीजन बताया है, ठीक है। एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, आने वाले रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। इमेज मीडियम क्या है? n। इमेज डिस्टेंस क्या है? v डैश इक्वल टू ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है? इक्वल टू सॉरी माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? माइनस u इक्वल टू दोनों का माइनस n माइनस 1 अपॉन r1 फॉर सरफेस 1 है ना। r1 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव करता है, साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है। थोड़ा सिंपलीफाई कर ले इसको, n अपॉन v प्राइम प्लस
1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1। लिखो मत, इक्वेशन नंबर 1 लिखो मत, टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए। ये इक्वेशन समझा है सभी को? ध्यान से देख लो, चाहिए तो 4 बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कहाँ से आया, यहाँ पर कैसे लिखा है वो देखो। किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर कर दो, वापस से एक्सप्लेन करना है। समझा है क्या किया मैंने? इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू दोनों माइनस अपॉन r1। r1 क्यों? फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के केस में ऑब्जेक्ट ये है, ये रेज है जो बेंड होके गई, तो इमेज ये बनेगी क्योंकि ये एक रे और ये एक रे ले रहे हैं। जो तो नॉर्मल है ये सीधा कैमरा है, तो इस रे के लिए ये यहाँ पर मिलेगा। सो दिस विल बी इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस एंड इट विल बी इन दिस मीडियम, क्योंकि सरफेस 1 ले रहे हैं तब सरफेस 2 को नहीं ले रहे हैं हम लोग। वी आर फॉरगेटिंग सरफेस 2 के यहाँ से पूरा क्या है, सेकंड मीडियम है, एंड दैट्स व्हाई द इमेज इज इन मीडियम 2। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंस इट इज ग्लास हमने n लिया है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम उसको एयर कंसीडर कर रहे हैं, सो n इक्वल टू 1 लिया है मीडियम 1 का। तो ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है। डिस्टेंस लिखते वक्त ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, दिख रहा है, कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट साइड है, ये अपना ओरिजिन या पोल ले सकता है तो उसके लेफ्ट साइड इसलिए उसको नेगेटिव लिया। यहाँ तक क्लियर है? r1 डिस्टेंस, ये सरफेस है तो इस सरफेस का रेडियस उस तरफ आने वाला है तो वो पॉजिटिव है, इसलिए उसका r1 को पॉजिटिव लिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes. हमने क्या कर लिया अभी, सरफेस 1 के लिए सारा काम कर लिया। सेम प्रोसीजर सरफेस 2 के लिए रिपीट करेंगे। फॉर चलो एक मतलब बता ना, अभी सरफेस 2 के लिए आएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फॉर डिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, सरफेस 2 का डिफ्रैक्शन देखो। अब जब सरफेस 2 को लेंगे तो किसे भूल जाना है, सरफेस 1 को भूल जाओ। तो अब डायग्राम कैसा बन रहा है इमेजिन करो, ये सरफेस 2 है, ये इधर पूरा मीडियम 2 रहेगा, ये वाला मीडियम रहेगा इधर पूरा, है ना। ये है ही नहीं, स्पेस भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब हमारे लिए क्या है, डायग्राम बना देता हूँ समझेगा आपको। ये सरफेस 2, इस तरफ पूरा n2 मीडियम जो कि n है ग्लास, इस तरफ पूरा एयर वैक्यूम n1 मीडियम, ठीक है। और रे कैसा आता है, ऐसा एक रे ऐसा है और एक रे ऐसा है। अब बताओ ये रे कहाँ से आए, ये नहीं आ सकते कहीं से, तो इनको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। और अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं तो ये कहाँ मिल रहा है, देखो डायग्राम में, ये आई इनको एक्सटेंड किया मैंने, अभी तक बेंड नहीं हुआ है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। एक्सटेंड किया, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया, तो मुझे लगेगा कि ये दोनों रेस इस ऑब्जेक्ट के रेस हैं। क्या ये सच में किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं? नहीं। तो ये अपीयर टू मीट वाली केस है। सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आने वाले रेज है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज नहीं हो सकता। और अब यहाँ पर क्या होगा, ये रे बेंड होगा। जैसे ही ये बेंड होगा, ये तो सीधा ही जाना है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर मिलेगा दिस विल बी फाइनल इमेज इन मीडियम 1। यहाँ पर इमेज बन गई क्योंकि रेज मीट कर रहे हैं, निकले हैं मीडियम से बाहर, तो ये इमेज बन गई। रियल क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट कर रहे हैं, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इमेज इज रियल। ऑब्जेक्ट क्यों वर्चुअल है? क्योंकि रेज तो मीट कर ही नहीं रहे। ये पता है, ये रे की लाइफ इतनी है और यहाँ पर ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा है। बट हमें तो रेस कहीं ना कहीं से निकलते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं। ऑब्जेक्ट है तो रेस निकलेंगे एक पॉइंट से, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया, विच इज नॉट रियल ऑब्जेक्ट, इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? तो सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन मीडियम। मीडियम कौन सा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मीडियम कौन सा है? ये रेस कौन से मीडियम में है? मीडियम 2 में, ठीक है। और इमेज रियल है, लिख देता है रियल इमेज। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन मीडियम। कौन से मीडियम में इमेज बन रही है? निकले हुए रेस कहां पर है? इस मीडियम में। ये कौन सा मीडियम है? n। ये बाहर वाला मीडियम कौन सा है? n1 है। मीडियम n1 इक्वल टू 1, ठीक है। वापस से क्या करेंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला बताओ।
ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस दोनों का माइनस होगा, ठीक है। इमेज मीडियम कौन सा है? 1। इमेज डिस्टेंस, इमेज ये है, इमेज डिस्टेंस इज b माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम कौन सा है? ऑब्जेक्ट कौन है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा? b डैश। प्लस माइनस देख लो, सही कर रहे हैं क्या? साइन कन्वेंशन सही है क्या? राइट सही है। इक्वल टू दोनों का माइनस अपॉन r, r कौन सा? सरफेस 2 का r2 पॉजिटिव या नेगेटिव? देख लो कन्वेंशन क्या है? नेगेटिव, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गए, थोड़ा सेकंड इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई, ठीक है ना, तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सिंपलीफाई कर क्या करने वाला हूं मैं? ये माइनस इधर ले लेंगे तो इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, माइनस ऊपर ले लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। उतना समझा हुआ है आपको, ठीक है? उतना तो आता है ना मैथ्स। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करता है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? देखो, ऐड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, n by b डैश माइनस n by b डैश क्या हो जाएगा? ऊपर देखो बोर्ड पे, जरा नींद आ रही है तो देखो ना इधर, यह सब कुछ आता है पहले से। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो n by v1 इधर प्लस है, इधर n by v1 माइनस है, ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस गायब हो जाएगा, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना, जीरो आएगा इन दोनों में। बचेगा क्या? 1 by v प्लस 1 by u बचेगा। लिख लेते हैं 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू, उस तरफ n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये 1 माइनस n है, n माइनस 1 कैसे करेंगे? माइनस n ले लो, माइनस n ऊपर ले लो, ठीक है। तो n माइनस 1 कॉमन, माइनस साइन हमने ले लिया है ऊपर तो वो गायब हो चुका है, अब माइनस साइन नहीं है। 1 by r1 प्लस 1 by r2 बचेगा, 1 by r1 प्लस, ये प्लस बचेगा या माइनस? माइनस हम ऑलरेडी ले चुके तो प्लस ही बचने वाला है। अब ये जो इक्वेशन है, अच्छा इसमें एक और कंडीशन लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला जाए तो क्या होता है? इमेज कहाँ बनती है? ऑन द फोकस, ये हमें पता है, स्कूल में सीखा है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, सन, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, सन की इमेज फोकस पे बनती है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इमेज डिस्टेंस f, सही कन्वेंशन के साथ लिखना चाहिए, माइनस इंफिनिटी और f। ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो 1 by f इक्वल टू, सॉरी 1 by f प्लस 1 by माइनस इंफिनिटी। 1 by इंफिनिटी कितना? 0। 1 by इंफिनिटी इज 0। कैसे आया? मैथ्स के सर को पूछो, ठीक है। तो माइनस 1 by इंफिनिटी विच इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसको हटा दूं, प्लस 0 माइनस 0 नहीं लिखा तो चलता है। तो बचा क्या उस तरफ? n minus 1 by r1 plus 1 by r2। This formula is called Lensmaker's formula। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Lensmaker's formula। क्यों Lensmaker formula? सही से अगर हाँ, इससे डिसाइड करते हो कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मुझे पता है, सपोज मेरा नंबर है 6 तो मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ 1 by 6 से, है ना। तो फोकल लेंथ मेरा मिल जाएगा, आंखों का फोकल लेंथ मिल गया। तो लेंस कैसा बनाना है? तो R1 और R2 से डिसाइड होगा और ग्लास से डिसाइड होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो जनरली 1.5 सस्ता वाला ग्लास यूज करते हैं हम लोग, तो 1.5 माइनस 1 by R1 और 1 by R2 ये हमें डिसाइड करना होगा, जो लेंस बनाना है वो डिसाइड करता है, ठीक है। चश्मे का लेंस है तो ये R1 और R2 अलग होता है। अगर लैब वाला लेंस है तो R1 R2 सेम रखते हैं वो लोग, है ना, बाइकॉन्वेक्स से बाइकॉन्केव रखते हैं लैब में, ठीक है। बट चश्मे का है तो फ्रंट वाला का कर्वेचर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? लॉजिक से बताओ, ये कम होना चाहिए और ये वाला ज्यादा रहता है, क्योंकि जरूरी है ना, एक तो किसी को ज्यादा रखना पड़ेगा सो दैट वी गेट द सेम फोकल लेंथ, है ना। यहाँ देख सकते हो इसको, ये वाला ज्यादा कर्व दिख रहा है, ये वाला कम कर्व दिख रहा है, ये ज्यादा कर्व है और ये पीछे वाला कम कर्व है, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड किया कितना कर्वेचर रखना है?
दिस फॉर्मूला विल टेल यू कि सो एंड सो फोकल लेंथ के लिए कितना r1 रखें और कितना r2 रखें, है ना। r1 सेट करो अपने मन से, तो r2 कितना रखना चाहिए। इफ दिस सरफेस इज फ्लैट, है ना, एंड लेट अस से दिस इज r1, इसका रेडियस है r1, तो r1 कितना होना चाहिए फॉर फ्लैट सरफेस, मतलब प्लेनो कॉन्केव या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो r1 या r2 उसमें से कोई भी एक r जो है उसको क्या रखें, फ्लैट बनाना है एक सरफेस, तो r की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, 0 infinity. If we have circle of infinite radius, तो वो क्या बन जाएगा, circle of infinite radius, straight line। सोचो, छोटे रेडियस का सर्कल, बड़े रेडियस का सर्कल और बड़े रेडियस का सर्कल, ये देखो ये क्या बन गया, फ्लैट बन गया, बहुत बड़ा स्फीयर इमेजिन करो, बहुत बड़ा, और उसका ये हिस्सा क्या होगा, दिस विल बी फ्लैट, है ना। सो उस केस में व्हेन वन ऑफ द सरफेस इज फ्लैट, r1 या r2 उसमें से एक जो है वो इंफिनिटी होगा, एंड ऑब्वियसली 1/infinity इज 0, तो एक टर्म गायब हो जाएगी, तो सिर्फ एक ही r से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ सेट कर जाएगा, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव लेंस में r1 और r2 की वैल्यू बराबर होगी, सो 1/r प्लस 1/r विल बी 2/r, फॉर्मूला में 2/r आ जाएगा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, कुछ लोगों के एक्सप्रेशन तो डेंजरस है। सर इधर दे दो माइनस, क्या क्या माइनस है, फाइनल फॉर्मूला माइनस है, हां क्या बात कर रहे हो, कहाँ गलती हो गई मेरी, अपनी गलती कहाँ पर है बता दो, यहाँ पर साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पर यूज किया है ना, तो ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनका बोलना है, क्योंकि हमने ओरिजिनल फॉर्मूला जो यूज किया है वहाँ पर ऑलरेडी साइन कन्वेंशन है, इसका डेरिवेशन करते वक्त वी हैव यूज्ड साइन कन्वेंशन, तो यहाँ नहीं यूज करना है। अगर यहाँ नहीं यूज करेंगे तो ये माइनस रहेगा, अगर ये माइनस रहेगा तो ये भी माइनस, ये माइनस रहेगा, तो दोनों जब ऐड करेंगे तो दिस विल बी 1/v माइनस, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या आएगा, अगर यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे तो यहाँ भी लगाना गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर नहीं लगा तो इधर भी नहीं लगा सकते साइन कन्वेंशन, और अगर दोनों तरफ नहीं लगा रहे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, दिस इज फाइन, नाउ इट इज फाइन, तो आएगा अपना आंसर, ठीक है। क्या गलती है वो सुनो, ऑलरेडी ओरिजिनल फॉर्मूला जब डिराइव किया था ये वाला पिछले डेरिवेशन में, वी हैव यूज्ड साइन कन्वेंशन वहाँ पर, तो यहाँ डेरिवेशन में डबल साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। 2 बार हो जाएगा तो वो माइनस 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 2 बार करके क्या फायदा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है। दूसरा हमने यहाँ लगाया था, यहाँ पर भी नहीं लगाना है, दो तरफ अगर माइनस नहीं लगा रहे तो क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यहाँ माइनस आएगा और इधर वाला वो माइनस नहीं आएगा। अब बताओ क्या आ रहा है, ऐड कर दो, ये टर्म कट, 1/v माइनस 1/u बचेगा, लेफ्ट साइड वाली टर्म, राइट साइड वाली टर्म देख लो, n-1 अगर कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी 1/r1, इसका n-1 कॉमन ले रहा है तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना। सो दिस विल बी -1/r2, अब आ रहा है अपना बुक के हिसाब से, ठीक है। सो कंसीडरिंग द साइन कन्वेंशंस, यहाँ पर नहीं लेना था, 2 बार हो गया, ठीक है। अब करेक्शन कर लो अपने नोटबुक में। लेंस हमने कौन सा लिया है, बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है। सेम जो फॉर्मूला आ रहा है सारे लेंसेज के लिए चलेगा। सरफेस 1 सरफेस 2, रिफ्रैक्शन 2 बार होने वाला है, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। फॉर सरफेस 1 ये इस तरफ रेडियस बनने वाला है, फॉर सरफेस 2 इस तरफ रेडियस बनेगा। नॉर्मल की बात करेंगे तो ये सरफेस का नॉर्मल ऐसा होगा, ठीक है। एंड दिस इज इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल, अगेन अप्रोक्सीमेशन किया है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल बाय डिफॉल्ट ले लिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो अपना इक्वेशन क्या आएगा, सबसे पहले तो ये पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दिस इज ऑब्जेक्ट इज o, और इसकी इमेज बनेगी I dash, we are not considering surface 2 while considering surface refraction from surface 1, ठीक है।
तो सरफेस 2 तो है ही नहीं, इमेजिन कर लो। और सरफेस 1 है, ये ऑब्जेक्ट आने वाला है, ये जाने वाला है, यहाँ तक जाएगा क्योंकि ये सरफेस तो है नहीं, तो यहाँ तक जाएगा। सो आई डैश विल बी इमेज। वो रियल है या वर्चुअल, तो एक्चुअल केस हमको पता है कि ये यहाँ पर जाने वाला है नहीं, है ना, ये एक्चुअल में जाएगा नहीं। सो दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज इन केस 1। सो इन केस 1 ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट मीडियम, बाहर है, बाहर, ठीक है। सो n1 = 1। इमेज कहाँ है, तो इमेज इसके अंदर है, इसके अंदर ये वाली, ये रे जो है ये इमेज की रे है ना, एंड इट इज इन मीडियम 2। सो n2 = n ले लिया हमने, ठीक है। ये जो आई डैश है ये इस मीडियम के अंदर है, सेकेंड मीडियम के अंदर। जब हम लोग सरफेस 1 ले गए तो ये वाला कंडीशंस होंगी। फॉर्मूला क्या है, इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। इमेज मीडियम मतलब ये इसका मीडियम, इसका मीडियम क्या है, इस रे का मीडियम क्या है, सेकेंड मीडियम है। सो n इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस क्या है, v डैश, माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम। ऑब्जेक्ट क्या है, ये यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट मीडियम है 1, तो ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/u इक्वल टू दोनों का माइनस अपॉन r, ठीक है। फॉर्मूला से लिखा है r1, फर्स्ट सरफेस है तो r1। फिर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई वगैरह किया, कुछ नहीं किया एक्चुअली, सिंपलीफाई भी नहीं किया। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेकंड केस में, सेकंड सरफेस के लिए व्हेन वी आर कंसीडरिंग सेकंड सरफेस, दिस सरफेस इट इज द कॉन्केव सरफेस। यहाँ से आगे पूरा कौन सा मीडियम है, ये मीडियम, ये वाला मीडियम n मीडियम, n2 मीडियम है, और यहाँ से आगे n1 मीडियम जो कि n = 1 वाला मीडियम, ठीक है। इंसिडेंट रे ये है और ये है। सो ये दोनों किसी तो ऑब्जेक्ट से आनी चाहिए। ये कहाँ से आएगी, इस ऑब्जेक्ट से। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल, क्योंकि सच में ये रेज यहाँ से नहीं आ रही, सच में तो ये रेज है। सो वी से दैट दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन मीडियम n2। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन मीडियम n2 = n, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ से बाहर निकला, रियल इमेज बनी, कहाँ पर बनी, एयर में बनी, n1 = 1 आ जाएगा यहाँ पर। इमेज के लिए n1 1 आ गया, ऑब्जेक्ट के लिए मीडियम n आ गया। इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस, सो 1/v। इमेज मीडियम 1 है, इमेज डिस्टेंस ये है, माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम है n, ऑब्जेक्ट मीडियम मतलब ये वाला n, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इसका कौन सा था, ये था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश, इक्वल टू दोनों का माइनस अपॉन सेकेंड सरफेस है तो r2, ठीक है। साइन कन्वेंशन 2 बार नहीं यूज किया, अगर करेंगे तो अपना आंसर रॉन्ग आ रहा था, ठीक है। और क्या करेंगे फिर, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, देख लो n/v डैश माइनस n/v डैश। ऐड करेंगे तो कट हो जाएगी, 1/v बचेगा, माइनस 1/u बचेगा लेफ्ट साइड में, 1/v माइनस 1/u। उस तरफ क्या बच रहा है राइट साइड में, n-1, इसको उल्टा कर दिया, n-1 उल्टा किया तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, एक नेगेटिव साइन आएगा वहाँ इक्वेशन में। सो n-1 कॉमन ले लिया, इसका बचा 1/r1 और इसका नेगेटिव बचेगा क्योंकि हमने सीक्वेंस उल्टा किया, सो दैट विल बी -n, तो -1/r2। अब यहाँ पर हमें पता है इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। इफ यू पुट दिस वैल्यू, माइनस रखो या कुछ भी रखो, ये 0 ही होना है, ठीक है। ये 0 हो गया तो 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि लेंस अगर बनाना है फॉर ऑफ गिवन फोकल लेंथ, व्हाटएवर इट इज, फोकल लेंथ जो भी हमें पता होती है कितने फोकल लेंथ का लेंस है, सो वी कैन सेट दिस वैल्यू ऑफ r1 एंड r2। तो ऐसे लेंस मेकर लेंस बनाते हैं, ठीक है। अब आजकल ऐसे हाथ से घिस के लेंस नहीं बनता है, पुराने टाइम में कांच को घिस के लेंस बनाया जाता था ओल्ड टाइम में। अभी मशीन से सब कुछ बनता है, बट ये वैल्यू सेट करनी पड़ती है फिर भी, ठीक है, कितना कर्वेचर चाहिए। अब दूसरी चीज, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, कंपेयर दीस टू इक्वेशंस। लेट मी गिव नंबर 2 हो गया, इसको नंबर 3 देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, राइट साइड देखो जरा दोनों इक्वेशन की, राइट साइड सेम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए। इफ वी इक्वेट लेफ्ट साइड,
कुछ तो भारी मिला के अपने को, पिछले साल क्या हमने ये प्रूव कर लिया? में ऐसे ही प्रूव कर लिया है ना? हो गया। है या नहीं? ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला। और ये कौन सा है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर अलग होता है, लेंस फॉर्मूला अलग होता है, ये हमने सीखा है और इसको हमने इस पे से डिराइव कर लिया एक स्टेप में, ठीक है? क्लियर? ये स्टेप क्लियर? आर की वैल्यू। हाँ देखो, हमें यहाँ पर क्या पता होता है, मुझे चश्मा बनाना है तो मैं उसके पास जाके क्या मेरा वो नंबर वगैरह चेक करेगा, तो उसके पास मेरा नंबर मतलब मेरे पावर, उसके पास पावर की वैल्यू है ना? पावर की वैल्यू कैसे क्या आएगा? फोकल लेंथ लेट अस से 6.5 है, -6.5 मतलब पावर -6.5 तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 1 बाय -6.5 फिर सेंटीमीटर में करो, फोकल लेंथ मिल गई है। कांच कौन सा यूज करना है? मैं बोलूंगा 500 वाला यूज कर, ज्यादा बजट नहीं है तो 500 वाला मतलब अपना कौन सा आएगा? 1.5 का रेगुलर ग्लास आने वाला है। रेगुलर ग्लास के लिए भी पता चल गया, बजट से n पता चल जाएगा, नंबर से f पता चल जाएगा। अब ये डिसाइड करना है, ये कांच बनाने वाला डिसाइड करेगा। अगर मेरी फ्रेम ऐसा फ्लैट वाली है तो एक तो 0 आ जाएगा, 0 या फिर सॉरी एक तो इन्फिनिटी आ जाएगा 1/∞, या फिर बहुत ज़्यादा कर्वेचर रहेगा, लार्ज कर्वेचर, मतलब ये स्लाइटली कर्व्ड रहेगा, है ना? जनरली ये स्लाइटली कर्व्ड होता है, पूरा फ्लैट नहीं होता है, कुछ केस में पूरा फ्लैट होता है, ठीक है? ये तो डिसाइड हो गया। तो R1 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, कैलकुलेट करो, सारा मशीन करता है, कंप्यूटर करता है। आजकल कोई कैलकुलेशन खुद नहीं करता है, कंप्यूटर ही करता है सब कुछ। तो ऐसे लेंस बनाया जा सकता है, ठीक है? तो क्या गिवन रहेगा आपके केस में? f गिवन रहेगा रियल केसेस में। न्यूमेरिकल्स में आपको R1 R2 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, क्या है न्यूमेरिकल में कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में क्या होने वाला है? f पता रहेगा, R1 R2 आपकी चश्मे की फ्रेम डिसाइड करेगी, ठीक है? तो ऐसे होता है। अब स्पेशल केसेस आपकी बुक में पढ़ लेते हैं ऐसे ही, है ना? वो ग्रीन कलर का बॉक्स देखो, पेज नंबर 170 पे। मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन स्पेशल केस इज वन इन विच वी हैव अ थिन सिमेट्रिक डबल लेंस, मतलब दोनों तरफ सेम रेडियस, है ना? सो R1 R2 क्या हो जाएंगे? इक्वल, R1 इक्वल टू R2, वैल्यूज इक्वल, है ना? साइन कन्वेंशन इक्वल नहीं है। तो 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 की जगह r और दूसरा -1/r2 की जगह -r डाल दिया, और फिर वो कितना आ जाएगा? 2/r आ जाएगा, जो मैंने बताया था आपको, दिस विल बी 2/r एनीवे, 2/r into n-1, ठीक है? तो वो आ जाएगा फॉर्मूला। इफ n इज 1.5 तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 1.5 - 1, सो 0.5, और क्या दिया? थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो जाता है? दोनों में से एक वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा n-1/r इक्वल टू 1/f। प्लेनो कॉन्वेक्स, एक प्लेन होगा तो मैंने बताया एक r कोई भी 0 कर सकता है, ठीक है? और उस केस में f इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो इसी में वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई किया, बहुत कुछ खास काम नहीं किया हम लोगों ने। एग्जाम्पल 7 करते हैं इसको समझने के लिए, फॉर्मूला को समझने के लिए एग्जांपल 7 करेंगे। क्या दिया एग्जांपल 7 में? डेंस डबल कॉन्वेक्स ग्लास। डबल कॉन्वेक्स ग्लास मतलब वो जो लैब में लेंस यूज होता है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 कभी नहीं रहता है, तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। डिजाइन टू रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन हैज R1:R2 1.5 कुछ दिया है, वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी 1:5। अच्छा है क्या? मेरे बुक में 1.5 दिया है, मैंने कम पैसे देके बुक लिया था इसलिए उसमें गलती है। सभी के बुक में 1:5 है क्या? नहीं है ना? A dense glass double convex lens of refractive index 2 n equal to 2 लिखेंगे गिवन में। Designed to reduce spherical aberration has R1:R2 का mod, R1/R2, this ratio is 1:5, ये दिया है आपने को, mod का रेशो दिया, मतलब उनकी लेंथ का रेशो दिया। If a point object is kept 15 centimeter away, ऑब्जेक्ट है तो माइनस ले लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नेगेटिव ले लेंगे। In front of this lens
इट प्रोड्यूसेस इट्स रियल इमेज एट 7.5 सेंटीमीटर। रियल इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, ये दिया नहीं प्लस माइनस, तो हम लोग प्लस लेके चलेंगे, नहीं पता है अपने को। डिटरमाइन R1 एंड R2, R1 R2 निकालना है। ठीक है, कितनी चीजें निकालनी है अपने को? कितने अननोन्स है? तो कितने इक्वेशंस होने चाहिए? कितनी कंडीशंस दी है? तो एक और कंडीशन की जरूरत है। एक और कंडीशन कहाँ से आएगी? 1 by f equal to n minus 1 by r1 minus 1 by r2। ये क्या देखो अभी भी डिराइव किया हुआ फॉर्मूला n है क्या अपने पास? यस, r1 r2 निकालना है, ये दूसरा इक्वेशन बने। f है क्या अपने पास? f निकल सकता है कैसे? यहाँ पर ये बिंदु ऐसे तो 1 by b minus 1 by चलेगा, आ जाएगा इसका आंसर। सॉल्व करते हैं। वी विल हैव टू कंडीशन, एक ये। पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू इधर घुसा देंगे। इसमें से क्या वैल्यू निकल के आएगी बताओ? R2 इक्वल टू 5R1, ये मॉड में रहेगा। मॉड मतलब प्लस माइनस हो सकता है। R1 पॉजिटिव या R2 पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है याद करो। ये वाला साइड है R1, ये R2 नेगेटिव होता है। तो R2 इक्वल टू माइनस ऑफ 5R1। साइन कन्वेंशन के हिसाब से जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन यूज करना है। ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे लेटर ऑन जब वैल्यूज डालेंगे। सो 1 by v सॉल्यूशन करते हैं अभी। 1 by v माइनस, पहली स्टेप यही होगी, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट मारना है सॉल्यूशन में। n minus 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, ये हो गया। वैल्यूज डालते हैं। 1 by v कितना है? 7.5 माइनस 1 by u कितना है? माइनस 15। n कितना है? 2 माइनस ये 1 कर दिया। 1 by r1 की वैल्यू नहीं है अपने पास, r2 की वैल्यू है माइनस ऑफ 5r1। सिंस हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन हर जगह लगाया है। वैल्यूज डालते वक्त साइन कन्वेंशन लगाना है। ये कितना हो जाएगा? 1 by, इसको मैं 2 by 15 कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 by 15 इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। 1 by r1 प्लस 1 by 5r1। देखो सही कर रहा हूँ मैं। एंड दिस विल बी 3 by 15 विच इज 3 by 15 कितना होता है? 1 by 5 इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा 5 plus 1 6 by 5r1। This implies r1 equal to देखो सही किया है मैंने। R1 आया अभी तक, R2 नहीं आया। R2 कितना आ जाएगा? R2 equal to minus 5R1। This will be minus 5 into 6 minus 30 सेंटीमीटर। बुक में उसके वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर। कौन सा इफेक्ट है? ये वाला, ये डिस्पर्शन हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है ना। प्रिज्म रेक्टेंगुलर शेप है ना, सरफेस तो उसके फ्लैट है, कर्व तो है नहीं। और हमारा जो सोर्स है वो एक फ्लैशलाइट है, फोन का फ्लैशलाइट, और ये जो इमेज है वो कर्व बन रही है, आप देख सकते हो। इट्स आर्क ऑफ सर्कल, रेनबो जो बन रहा है। तो ऐसा क्यों, ये आपको सोचना है। हाँ तुम्हाला ज्यांना बघायचं ते पुढे, ज्यांना पिक्चर बघायचे त्यांनी पुढे या, बाकीच्यांनी तेच थांबा। ये देखो, ये स्पेक्ट्रम का जो शेप है, आपको दो चीजें ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। शेप है रेक्टेंगुलर, मतलब ऐसा लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। 7 कलर का रेनबो जो बना एकदम फ्लैट बन रहा है, रेक्टेंगुलर रेनबो बन रहा है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, वहां पर हमने देखा रेनबो आर्क बन रहा है, सर्कुलर आर्क। यहाँ पर रेनबो जो है वो अपना फ्लैट बन रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ करना है आपको, मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ, प्रिज्म का स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ एंगल,
लुक एट द स्पेक्ट्रम, कैसा हो रहा है देखो. When I am changing the angle, look at the shape of spectrum. Width of spectrum. Width देखो क्या हो रहा है. क्या हो रहा है width? अब यहाँ पर मिनिमम होगी, यहाँ पर width बढ़ रही है, ठीक है. तो इसके बारे में अभी लोग पढ़ेंगे लेजर. क्या हम लोग लेजर से डिस्पर्शन ले सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं? अब देखो लेजर से यहाँ लाइट जा रहा है ऐसा, ठीक है. ये बेंड होने वाला है, वो ठीक है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है. देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑन दिस सरफेस, ठीक है. सो लाइट गया ऐसा, यहाँ से बेंड हुआ और यहाँ से निकला, यहाँ कुछ रिफ्लेक्ट भी हुआ, इसलिए ऊपर दिख रहा था आपको. सो अगर लेजर लेंगे यू कैन नॉट सी द रेनबो. वहाँ पर रेड डॉट बन रहा है वो दीवार पे, देखो इट्स अ रेड डॉट दिख रहा है यहाँ से भी, है ना. तो लेजर लेंगे तो रेड डॉट बन रहा है क्योंकि ये जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कलर एंड विच इज रेड. व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. कौन से कलर होते हैं? ग्रीन क्यों? तो व्हाइट सबको पता है, वो ग्रीन पता है ना, या फुल फॉर्म नहीं पता है? ओके. तो वो सारे जो कलर है 7 कलर्स वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है. हमने डिस्पर्शन में क्या किया? यूजिंग प्रिज्म वी हैव सेपरेटेड ऑल दो 7 कलर्स. ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस कलर्स गेट सेपरेटेड? एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन. डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its component colors. ये डेफिनेशन है ना. मतलब जो कंपोनेंट 7 कलर है, व्हाइट लाइट 7 कलर से बनता है, उनको सिर्फ हमने क्या किया है? सेपरेट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली डिस्पर्शन. डिस्पर्शन और स्कैटरिंग सेम होता है या अलग होता है? अलग अलग है. डिस्पर्शन का स्कैटरिंग से कोई लेना देना नहीं है. स्कैटरिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फेनोमेना, डिस्पर्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट फेनोमेना. डिस्पर्शन की वजह से हमें रेनबो दिखता है, ठीक है, और भी बहुत सारे इफेक्ट है ड्यू टू डिस्पर्शन. बट डिस्पर्शन क्यों होता है? व्हाई देयर इज डिस्पर्शन? सारे लाइट जो है उनकी वेवलेंथ अलग-अलग होती है, तो अलग-अलग एलिमेंट्स होते हैं. करेक्ट. रीजन देखो, रीजन क्या है? इफ आई हैव सिंगल कलर लाइट, ठीक है, सिंगल कलर का लाइट जैसे कि लेजर का लाइट, व्हाइट या रेड या ग्रीन जो भी है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम दिस लाइट बेंड्स. जो भी होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल जो भी है वो बेंड होगा, ठीक है. ये कितना बेंड होगा ये कैसे डिसाइड होता है? n1 sin i, if this is my normal, this is I, this is r, n1 sin r i equal to n2 sin r. तो ये एंगल r कौन डिसाइड करेगा? ये एंगल r डिसाइड होता है n1 i n2 से. सपोज मेरा i कांस्टेंट है, मैं किसी एक एंगल i के अलग अलग कलर को सेंड कर रहा हूँ, तो i तो फिक्स है, तो किस पे डिपेंड करेगा? r will depend on n1 by n2 sin i. Since if we consider this i to be constant, then sin r will depend on n1 by n2. So इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है उस पे डिपेंड करेगा. जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ये ज़्यादा बेंड होगा, ये एंगल कम हो जाएगा, है ना, उतना ही लाइट ज़्यादा बेंड होता है. सो यू कैन कैलकुलेट इट. n इक्वल टू 1.5 फॉर ग्लास डाल दो इधर, n1 1 है, एयर ले लो, n1 इज 1, तो ये 1 upon 1.5 हो जाएगा. एंड फॉर वाटर n इज 1.33. तो वाटर में लाइट कम बेंड होगा क्योंकि यहाँ पर 1 by 1.33 है, और ग्लास के लिए 1 by 1.55, तो ग्लास में लाइट ज़्यादा बेंड होगा. डायमंड होगा तो इट इज नियरली 2 और समथिंग, 2 point something, तो 1 by 2 point something. सो लाइट डायमंड में लाइट बहुत ज़्यादा बेंड होगा फॉर अ गिवन एंगल आए. समझ में आ रहा है? तो लाइट कितना बेंड होगा, रे कितना बेंड होगा, दैट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन कितना होगा दैट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये जो है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैंने बताई, दीज आर एवरेज वैल्यूज, बट इन रियलिटी एंड फॉर रेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड कलर is 1.51 and refractive index of glass for violet color it is 1.53.
है तो 1.5, लेकिन 1.51, 1.53, so there is slight change in these values, बहुत थोड़ा सा फर्क है, but this slight difference in this refractive index will bend this different color at different angles. कौन सा ज्यादा बेंड होगा, रेड या वायलेट? कौन सा ज्यादा बेंड होना चाहिए? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड होगा। वायलेट will bend more, practically it will refract more, correct word है refract more, this will refract less। कितना, बहुत स्लाइड फर्क है, कितना फर्क है वो हम निकालेंगे। so suppose if I have this kind of setup and if I have white light, so हमें पता है white light सिंगल कलर से नहीं है, बहुत सारे कलर है, तो होगा क्या, 7 कलर्स यहाँ पर अलग अलग एंगल्स पे बेंड होंगे। सबसे कम कौन होगा, सबसे कम बेंड होगा रेड, सबसे ज्यादा बेंड होगा वायलेट, तो ये होगा वायलेट, ये होगा रेड, ठीक है, एक होगा रेड, एक होगा वायलेट। ये देखो कितना बेंड हुआ, ये कैसे पता चलेगा, टेक दिस स्ट्रेट लाइन इंसिडेंट डायरेक्शन एंड मेजर दिस एंगल इज डेल्टा आर, डेविएशन एंगल फॉर रेड कलर, दिस एंगल इज डेल्टा बी, deviation angle of violet color, and we can see that violet color deviates more, मतलब मैं जो बोलता हूँ वो गलत वर्ड है, साइंटिफिकली हमें यहाँ लिखना चाहिए deviates more and red color deviates less। Why? Because for the same glass we have different value of refractive index for different colors, this is the reason, ठीक है। अभी इसके पीछे का बहुत डिटेल रीजन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो एडवांस फिजिक्स का पार्ट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन से ही ऐसा कुछ आता है, वो छोड़ दो। अपने लिए क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग है और ये वैल्यूज अलग होने की वजह से दिस बेंडिंग इज डिफरेंट, और ये बेंडिंग डिफरेंट है तो देख लो, दिस इज एंगुलर स्प्लिटिंग, एंगुलर स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। और इसलिए अगर मेरा ये ग्लास स्लैब बहुत बड़ा होता है यहाँ तक, तो मुझे सिंगल ग्लास स्लैब से ही रेनबो स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। सपोज ग्लास स्लैब कहीं ना कहीं तो बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री अगर है ग्लास स्लैब की तो क्या होता है देखते हैं, डायग्राम कैसा बनेगा। अपने टेक्स्ट बुक में पेज 171 पे डायग्राम है, वो डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। तो अगर हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव टू बाउंड्रीज, ये एक और ये एक, आड़ा बनाया हम लोग ने, अपन आड़ा बनाने जाएगा, हॉरिजॉन्टल बनेंगे, ठीक है, ये ऐसा। पहले क्या करते हैं, सिंगल कलर का लाइट लेते हैं एंड व्हाट विल हैपन विद दैट लाइट वो देखेंगे। सपोज आई हैव सिंगल कलर लाइट, लेट अस से रेड है मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल, ये आया लाइट which is of single color, what will happen with this light, it will bend like this, यहाँ पर वापस से नॉर्मल बनेगा और वापस से क्या होगा, it will bend away from normal। if I extend this line, ये जो इंसिडेंट रे है इसको एक्सटेंड कर दे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है होता है, बोर्ड पे डायग्राम बनाना भी ठीक है। ये दोनों रेस के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये लाइन और ये रे के बारे में क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑलवेज पैरेलल, ये आपको पता है, यू हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट इन योर स्कूल लेवल, है ना। तो ये हमको पता है कि दिस इज इमर्जेंट रे, बाहर निकलने वाला रे को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे डायरेक्शन, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे डायरेक्शन इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। क्यों, ये दोनों जो सरफेस है ये पैरेलल है, इसलिए ये भी पैरेलल आता है। यूजिंग ज्योमेट्री आप प्रूफ भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से। अब ये मैंने किसके लिए बनाया था, फॉर सिंगल कलर लाइट। लेट अस से वी हैव दिस एज व्हाइट लाइट, सो नाउ वी हैव 7 कलर्स, मेरे पास 2 कलर के मार्कर है तो मैं सिर्फ रेड और वायलेट बनाऊंगा, ये सपोज वायलेट या रेड कुछ तो है।
अब दूसरा जो कलर होगा, लेट अस से दिस इज रेड, तो वायलेट कैसा बनेगा? वायलेट किस तरह बेंड होगा? ऐसा, इट विल बेंड लाइक दिस, इट विल बेंड मोर ऑब्वियसली, है ना? ये रेड है, लेट अस से दिस इज रेड, दिस इज वायलेट, और बाकी कलर इन दोनों के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक बाकी 7 कलर जो भी है, रेड विद योर, ये सीक्वेंस ऐसा है. व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट? इट विल अगेन गो पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो यहाँ पर हमें 7 कलर सेपरेट मिल गए. वी शुड गेट रेनबो यूजिंग ग्लास स्लैब. ये कांच से जो आ रही है सनलाइट, उसका रेनबो बनना चाहिए. बन रहा है क्या? क्यों नहीं बन रहा है? सबसे पहले तो देखो, दिस इज द शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. रे ऐसा आ रहा था, ऐसा जा रहा था, ऐसा शिफ्ट होके निकल गया. इंसिडेंट और इमर्जेंट रे देखो, इंसिडेंट रे ऐसा जा रहा था, ग्लास स्लैब से निकलते वक्त ऐसे शिफ्ट होके निकला. सो दिस शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. ठीक है, ये बीच में प्रोसेस भूल जाओ. इंसिडेंट देखो और इमर्जेंट देखो, क्या हुआ? देयर इज शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. ये रेड की है, लेटरल शिफ्ट इन रेड कलर. ये वाली वायलेट है, लेटरल शिफ्ट इन वायलेट कलर. और सिंस हमें यहाँ दिख रहा है कि सिंगल ग्लास स्लैब अगर लेते हैं, पैरेलल सरफेसेस है ये दोनों, और फिर भी हमें रेनबो मिलना चाहिए. ये डायग्राम बता रहा है, थियरी बता रहा है, और हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि भाई इसके आसपास जो लाइट जा रहा है उसमें कोई रेनबो इफेक्ट नहीं है ना? यहाँ से आपको कोई रेनबो इफेक्ट नहीं दिखता, सनलाइट जाएगा तो. इसमें से सनलाइट आ रहा है तो भी रेनबो इफेक्ट नहीं है, मतलब ये कुछ गड़बड़ है इसमें. वो गड़बड़ क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? इफ वी फाइंड दिस डिफरेंस. कौन सा डिफरेंस? ये वाला, LBR is LB minus LR. This is called lateral spread और lateral dispersion. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? lateral dispersion. मतलब कितना स्प्रेड होगा अगर वो कैलकुलेट कर ले, और अगर वो स्प्रेड मिलीमीटर से ज्यादा है, 2-3 मिलीमीटर है, तो ऑब्वियसली वी कैन सी 2 or 3 मिलीमीटर और समथिंग लाइक दैट. उससे छोटा है तो हमारी आंखें नहीं देख सकती, कलर सेपरेट नहीं दिखेंगे हमको, एक ही दिखेगा. अगर ये मिलीमीटर से भी कम है, 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो ऑब्वियसली व्हाट वी विल सी इज सिंगल लाइट, वाइट लाइट दिखेगा. सो लेट अस कैलकुलेट इट इन एग्जांपल नंबर 8. एग्जांपल 8 में यही किया है, कैलकुलेट किया है. ठीक है, एग्जांपल 8 में पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत टाइम पास वाला लंबा एग्जांपल है. मैं समझा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट. यहाँ देखो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है जो कि N है, N1 इज 1. स्टैंडर्ड एग्जांपल, एयर ग्लास स्लैब वाला केस है, एयर में रखा हुआ है. सो दिस इज N, दिस इज 1. अब ये एंगल I है, दिस एंगल विल बी R फॉर वायलेट, दिस एंगल इज R फॉर रेड. याद रखना दोनों का R सेम नहीं होगा, I भले ही सबका सेम है, R is different for different color. Why it is different? We have different value of refractive index for different color, and that's why R is different for different color. Clear है? अब देखो मुझे ये शिफ्ट निकालना है. अगर मुझे ये शिफ्ट निकालना है मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है. I want to find this distance. यहाँ देखना जरा, क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये वाली साइड निकालनी है. ये वैल्यू उन्होंने 5 सेंटीमीटर कुछ तो दिया हुआ है. आई वांट टू फाइंड दिस लेंथ. अगर मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए. आई वांट दिस एंगल. ये एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा लॉजिक सोचो. ये आई है तो ये पूरा आई रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. और मेरे पास ये वाला एंगल दिया है आर आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड. तो ये आर आर है, ये आई है, तो ये कितना? आई माइनस आर. तो हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं. इन शॉर्ट वी कैन फाइंड दिस एंगल. कितना आएगा वो छोड़ दो, वो मैथमेटिकल पार्ट है. ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? ओके. फ्रॉम दिस एंगल कैन वी फाइंड दिस लेंथ? देखो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है, कोई भी आई माइनस आर आर जो भी है, ये लेंथ निकालनी है तो साइन या कॉस यूज कर सकते हैं. इफ आई नो दिस लेंथ और दिस लेंथ,
दोनों में से कोई भी एक लेंथ पता है तो आई कैन फाइंड दिस लेंथ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन कुछ भी यूज करो। एक लेंथ पता है, एक एंगल पता है तो दूसरी लेंथ, बाकी के दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखो मेरे पास एंगल तो पता है, ये लेंथ फाइंड करनी है, तो इन दोनों में से मुझे एक ढूंढनी पड़ेगी। इन दोनों में से अगर मैं ये ढूंढना चाहूँ, ब्लू वाली लाइन जो है, इसकी लेंथ ढूंढने के लिए मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ। ये एंगल R, ये हाइट पता है क्या 5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, ये हाइट पता है, ये एंगल R पता है, तो कैन वी फाइंड दिस लेंथ, हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन फाइंड हाइपोटेनस, है ना, कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ये फाइंड कर लिया तो मेरा ये वाला जो ट्रायंगल था उसकी ये लेंथ मिल गई, ये एंगल मिल गया, ये निकल जाएगी। तो इन शॉर्ट हमने क्या फाइंड कर लिया? सेम प्रोसीजर रिपीट करो, LV फाइंड करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो। कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है, कर सकते हैं। ये दोनों निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, आंसर देखो कितना आ रहा है। दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आंसर आ रहा है? कितना आया? ज्यादा है क्या? बहुत कम है। तो 5 सेंटीमीटर मोटा ग्लास है, ये तो अपना 1-2 सेंटीमीटर से भी कम है, 1 सेंटीमीटर से भी कम है। ये कांच, ये वाला कांच, थिकनेस बहुत कम है। अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटा ग्लास लेंगे तब जाके ये मिलेगा, विच इज नॉट विजिबल एट ऑल। ये तो विजिबल होगा ही नहीं, 0.33 मिलीमीटर है तो लाइट ज्यादा स्प्रेड ही नहीं हुआ है तो आपको दिखेगा नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्पर्शन इफ वी हैव पैरेलल सरफेस। पैरेलल सरफेस में जो डिस्पर्शन है वो विजिबल नहीं होता, इसका रीजन ये है। इतना मोटा ग्लास ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर मोटा ग्लास होता है, इतना मोटा ग्लास, तो भी क्या मिलेगा? तो इतना कम डिस्पर्शन, मतलब इतना बड़ा ग्लास होगा तब जाके मुझे दिखेगा कि डिस्पर्शन हो रहा है। एंड ऑब्वियसली इतना मोटे मोटे ग्लासेस नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस पैरेलल सरफेस व्हाट वी हैव इज सरफेस एट सम एंगल। और अगर मैं दो सरफेस को किसी एंगल पे रख दूं तो ये क्या बनता है? प्रिज्म बन गया। ये एंगल अलग अलग होगा अलग अलग केसेस में। मेरा वाला जो प्रिज्म है जनरली जो लैब में यूज होता है वो 60-60-60 वाला होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है? 60-60 इक्विलैटरल प्रिज्म होता है, ये वाला इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है। जब ये पैरेलल सरफेस हो जाएंगे तो क्या होता है देखो, क्योंकि हमें पता चला पैरेलल में तो स्प्लिटिंग सफिशिएंट नहीं है, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट डिस्पर्शन। सो व्हाट वी विल डू, we will use prism and that this is why prism is used for observing dispersion, क्योंकि ग्लास स्लैब से डिस्पर्शन ढंग का दिख नहीं रहा है ना, तो देखना है तो क्या चाहिए? प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है देखो, डायग्राम कैसे होता है, डायग्राम देखो कैसा बनता है प्रिज्म के लिए। ये प्रिज्म, ध्यान दो मस्ती नहीं, ये इंसिडेंट रे, व्हाइट लाइट है तो क्या होगा, कौन कितना बेंड होगा? रेड, रेड ज्यादा है कम? ये रेड बेंड हुआ। और ज्यादा कौन बेंड होगा? ये वायलेट बेंड हुआ। कितना बेंड हुआ वो निकालने के लिए हमें टोटल जर्नी पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, दिस रे इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल ये है, और दूर चला गया, ये भी और दूर चला गया, चला गया, ठीक है। इन दोनों को पीछे एक्सटेंड कर दो, ये एंगल डेल्टा फॉर रेड, ये डेल्टा फॉर वायलेट, दिख रहा है बड़ा एंगल है, दो बार बेंड होने से नेट एंगल बढ़ गया, डेविएशन बढ़ गया, एंड यहाँ पर जो डिस्पर्शन है दिस इज सिग्निफिकेंट, ये एंगल दिख ही रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि इतना ज्यादा लाइट स्प्रेड हो जाएगा। सिग्नल कलर था देखो, सिग्नल एक पतला सा लाइन था, वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया बीम में, जितना दूर जाओगे उतना वो स्प्रेड होता जाएगा, समझ में आ रहा है? सो दिस इज विजिबल डिस्पर्शन। क्या क्या रीजन है डिस्पर्शन के लिए? रीजन क्या है? नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। नंबर 2 हमें देखने के लिए, अगेन यहाँ पर भी फ्लैट केस में भी हो रहा है बट दिखता नहीं है, यहाँ पर दिखता है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नॉन पैरेलल सरफेसेस, है ना। व्हेन द सरफेसेस आर नॉन पैरेलल वी कैन सी सिग्निफिकेंट और विजिबल डिस्पर्शन। और यही होता है जब वाटर ड्रॉप होता है,
यहाँ का सरफेस ऐसा है और यहाँ से जो निकल रहा है लाइट, या फिर यहाँ से अगर लाइट रे निकल रहा है, तो ये सरफेस और ये सरफेस में देखो क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. सो दिस वाटर ड्रॉप, स्मॉल वाटर ड्रॉप बिहेव्स एज अ प्रिज्म. यहाँ से लाइट जा रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर यहाँ से निकल रहा है. सो नेट यहाँ से दूसरा यहाँ से निकला, दोनों सरफेस के बीच में एंगल बन गया. जब एंगल बनेगा दो सरफेस के बीच में, तो एंगुलर स्प्रेड जो बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्पर्शन, वो ज्यादा होगा. एंड व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? डिफरेंस बिटवीन दिस एंगल, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. बुक में दिया है, ठीक है. इतना क्लियर है? थोड़ा सा प्रिज्म का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, प्रिज्म क्या होता है, फिर रुकेंगे हम लोग. कितने सरफेसेस है इसमें? हाँ, कितने सरफेस? 1 2 3 4 5. कितने रेक्टेंगुलर है और कितने ट्रायंगुलर है? एक ट्रायंगुलर, दूसरा ट्रायंगुलर, और ये 1 2 3 रेक्टेंगुलर. दीज आर रेक्टेंगुलर सरफेस. दिख रहा है? रेक्टेंगल शेप है ना. ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल्स. ठीक है. लाइट जब भी आएगा इस तरफ से आएगा तो इस तरफ से निकलेगा. सो दीज आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टिंग फेस. रिफ्रैक्टिंग फेस 1, रिफ्रैक्टिंग फेस 2. ये जो होगा इस पे हम लोग प्रिज्म को ऐसे रख देंगे. सो दिस इज बेस ऑफ प्रिज्म. ठीक है. मेरे प्रिज्म में बेस को ऐसे शेड नहीं किया है. जनरली प्रिज्म के बेस को शेड किया रहता है, मतलब यहाँ से लाइट आ नहीं सकता, ये ओपेक रहता है या फिर शेड किया रहता है इसको. ठीक है. ये जो एज है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये एज को बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एज. ये क्या है? ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सिर्फ सरफेस नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये बेस है, बेस. बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस. ठीक है. ये क्या है? हाँ, रिफ्रैक्टिंग एज. ये एंगल जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है. ये प्रिज्म का एंगल है 60 डिग्री. दिख रहा है आपको? शेप पे से पता चल रहा है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री. और ये सिमेट्रिक है, इसलिए इसका कोई भी बेस ले सकते हैं, है ना. और एनीवेज इसको रफ नहीं किया उन लोगों ने, तो इसका कोई भी बेस ले सकते हैं. अदरवाइज एक बेस फिक्स रहता है, शेडेड रहता है. ठीक है. ये क्लियर है प्रिज्म के बारे में? अच्छा, लाइट जब आएगा, लाइट हमेशा कैसे जाएगा? अभी यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, घाई पड़ी है सबको. यहाँ लाइट आया, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा. देयर इज डबल रिफ्रैक्शन. व्हेन वी ड्रॉ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे इसके अंदर से जाने वाला है, तो वो सारा एक ही प्लेन में होने वाला है ना. सो एक्चुअली जब लाइट इसके अंदर से जा रहा है तो पूरा लाइट एक प्लेन में चलेगा. सो पूरा प्रिज्म बनाने की जरूरत नहीं है रे डायग्राम में. सो व्हाट वी ड्रॉ इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर प्लेन थ्रू व्हिच द लाइट इज ट्रैवलिंग. और उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन. मतलब क्या? यहाँ से अगर लाइट गया और यहाँ से निकल रहा है तो वो एक प्लेन में चलने वाला है. इमेजिन करो मैंने इसको काट दिया. इमेजिन करना, काटा नहीं है. अगर काटा तो शेप कैसा दिखने वाला है? वो प्लेन भी ट्रायंगल दिखेगा. इसी को पैरेलल काट रहे हैं हम लोग. सो द प्लेन विल बी ट्रायंगुलर प्लेन. एंड उसी को हम लोग यहाँ डायग्राम में बनाते हैं, रे डायग्राम. पूरा प्रिज्म बनाने की जरूरत नहीं है. सो रे डायग्राम में हम लोग जो बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन. क्या बोलेंगे? ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये अगर यहाँ से कोई ट्रायंगुलर सरफेस काट दिया तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल सेक्शन. ये लाइन रिफ्रैक्टिंग एज. और क्या रहेगा? ये एंगल कौन सा? रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म. ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है. बाकी चीजें अगली क्लास में करेंगे.